So may I request Professor Dr. Ratilal Rohit ji, please give your Dhamma talk. Professor Ratilal Rohit ji, welcome to Dhamma. धम्मवीर के सभी पदाधिकारी, उपासक, धम्म के सभी उपासक, सभी मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। धम्मवीर के 2 साल पूर्ण हो रहे हैं और इस मौके पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। सम्माननीय वंदनीय बंतेगण, उपस्थित सभी सम्माननीय धम्मचिंतक, उपासक, अनुयायी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उस वक्त धम्मवीर की शुरुआत की गई जब पूरी दुनिया उस कोरोना से जूझ रही थी, उस संकट से जूझ रही थी। हमारे समाज में भी सब लोग घर के अंदर मन संताप से भरे हुए थे। सभी की जिंदगी में एक ऐसी परिस्थिति शुरू हो गई थी कि न वो बोल सकते थे, न सोच सकते थे। तो ऐसे समय में धम्म की बात करना, बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम सम्माननीय वीरजी साहब और उनके सभी मित्रगण ने किया, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं या अभिनंदन देता हूं कि इसी वक्त जिस मूल्यों की जरूरत थी मानव समाज को, इसी वक्त में सभी को जिस प्यार की जरूरत थी, सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी, और उसी समय में धम्म वेव्स निकाल के उनकी तरंगों को, धम्म की वाणी को, धम्म के विचार को, धम्म जो है उनको घर घर तक, जन जन तक पहुंचा कर उन समाज में एक नई चेतना पैदा करने का और मन को दुख मुक्ति से बाहर निकाल कर लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। आज के इस कार्यक्रम में 2 साल पूर्ण हो रहे हैं, सेकंड एनिवर्सरी हम धामधूम से मना रहे हैं, क्योंकि किसी भी विचार को लंबे समय तक जब चलता है तो जरूर है कि उन विचार को समझा जाए और उससे मूल्य को, इसी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है ताकि वो सही पथ पर है। धम्म के पथ पर जो भी निकलते हैं, जो भी चलते हैं, वो मेरे हिसाब से ये नहीं, सभी मानवता के कल्याण के लिए वो बहुत जरूरी है। और आज धम्मवेव इस राह पर चल रहा है। विदेश से इतना अच्छा कार्यक्रम शुरू करके भारत की भूमि पर हर लोगों के पास पहुंचाने का जो काम है, मैं मानता हूं कि इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता है। अध्यापक हो, शिक्षक हो, वो अपने वर्ग में अपने सिलेबस को लेकर पढ़ाते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो इससे भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़कर है, क्योंकि दुनिया के महानतम शिक्षक है गौतम बुद्ध, जिन्होंने सबसे पहले लोगों में जाकर, चलकर शिक्षा देने का और उनको सही रास्ता दिखाने का जो काम किया है, दुख मुक्ति से बाहर लाने का जो काम किया है और खुद को पहचानने का जो काम किया है, वो काम अगर हम इस प्रकार से मिलकर चलते हैं, मैं वाकई पंजाब की भूमि को सत सत वंदन करता हूँ कि वहां से धम्म की इन परिभाषाओं को या धम्म के विचार को बहुत बड़े पैमाने पर फलता फूलता देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ गुजरात में इसकी बहुत बड़ी कमी है और हम कुछ मिलकर ये काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरे परिचय में बताया, मैं मुंबई विद्यापीठ में 20 साल से अध्यापक हूँ, लेकिन हर शनि रवि को जैसे भी समय मिलता है, मैं गुजरात के गांव-गांव में जाकर, आदिवासी विस्तारों में जाकर ये काम धम्म का और बाबा साहेब के विचारों का देने के लिए पहुंचता हूँ। मैंने अपने जैसे बताया, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज बना के हमारे गांव में आज भी अपने अनुसूचित जाति के छोटे-छोटे जो समूह है, जो जाति है, उसमें बहुत ही अनटचेबिलिटी है और एक दूसरे में अनबन आज भी जारी है। तो उसको जोड़ने का मैंने काम किया है और उन लोगों को पहली बार एहसास हुआ है कि हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, मतलब उसको अनुरूप चल रहे हैं। तो जो नहीं जानते थे, जो जिनको मालूम नहीं था, वो भी मुझे जाकर जय भीम बोलकर, हम दिवाली में के दिनों में अभी पहले प्रचलन था कि जय श्री कृष्ण बोलते, लेकिन अभी जय भीम बोलते हैं।
और हर दिवाली पर और हर बाबा साहेब की जयंती पर, महात्मा फुले की जयंती पर, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती को हम संयुक्त रूप से समता महोत्सव के रूप में मनाते हैं और हर साल ये कार्यक्रम हर गांव में साथ मिलकर करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पढ़ा लिखा आदमी जब गाँव की ओर जाता है और वो न अपने दायरे में सीमित रहकर लोगों के पास जाता है, तो अचूक लोग उनकी बात सुनते हैं और धीरे-धीरे धम्म के पथ पर चलते हैं। ये मेरा भी अनुभव है। मैं समझता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले का हमारे समाज पर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा योगदान है। जिस समय हमारे समाज को पानी पीने के लिए मोहताज थे, तभी महात्मा फुले ने अपना खुद का जो कुआँ था, जो बावड़ी थी, वो खुला छोड़कर उनको न्याय दिलाने का, उनकी तरस छिपाने का काम किया, ना उनको बल्कि उनको शिक्षा देने का काम किया। तो मेरा एक मिशन भी है कि जैसे माली समाज गुजरात में बहुत ही पैमाने पर अनपढ़ है और ट्राइबल परिस्थिति से भी माने जाते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। धम्म वेव्स के अनुसार आज जिस परिस्थिति पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, बुद्ध ने हमें बहुत ही मानवतापूर्ण गरिमा के ऊपर उठाने के लिए नैतिक मूल्यों की बात की। ये नैतिक मूल्य क्या है और वो किस प्रकार से हम समाज में ला सकते हैं। बुद्ध ने ये भी कहा है कि विचार कितना भी बहुमूल्य हो, विचार कितना भी मूल्यवान हो, जब तक वो अपने कार्य में परिवर्तित नहीं होता है, जब अपने जीवन में नहीं आता है, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। विचार पुस्तकों में बहुत है, लेकिन वो उनके कार्य में, अपने अनुभव में, अपने व्यवहार में जब तक वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तब तक वो सिद्ध नहीं होता है। तो धम्म जो है, वो 3 प्रमुख सिद्धांतों पर है, जो हम त्रिशरण कहते हैं। और त्रिशरण से ही हम समाज में एक नया जीवन, नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह और आनंद को ला सकते हैं। हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती है, वो भावनाएं 2 प्रकार की है और वो भावना है अकुशल कर्म और कुशल कर्म। और उस भावना से ही हम प्रेरित होते हैं। जैसे वेव्स बहुत अच्छा नाम दिया गया है। धम्म वेव्स विचार का जो तरंग है, वो हमारे मन में जो उठता है और जो तरंग उठते हैं उसके मुताबिक हम व्याख्या करते हैं, उनके लिए वचन करते हैं। तो मन, वचन और कर्म। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं? जी सुन रहा है, मेरा आवाज सुन रहा है, यस। अच्छा सुन रहा है। तो ये जो विचार है, जो तरंग है, जहाँ तक बुद्ध धम्म के विचारों को मैंने आत्मसात किया है, बहुत कम समय में आत्मसात किया है और बहुत ही कम समय में मैंने बुद्ध की ओर में आया हूँ। हमारे न तो पूर्वज आगे कोई बुद्ध की बात करते थे, न हमारे विस्तारों में कोई बुद्ध की बात, न बाबा साहेब की बात होती थी। लेकिन जब मैंने बाबा साहेब के वॉल्यूम बड़ौदा के प्रकाशन में देखे ग्रंथालय में, और मैं अचानक गया तो मुझे बोला कि ये सब यहाँ पढ़े हैं, कोई पढ़ता नहीं है। तो मेरे मन में सहसा उनके प्रति एक द्वेष हुआ कि ऐसा कैसा कर सकते हैं आप, बाबा साहेब की किताब यहाँ छोड़ सकते हैं। फिर मैं कैसे भी जब विद्यार्थी अवस्था में था तो लेके आया और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये क्या विचार है। तब से मैंने मेरे पिताजी को भी बताने लगा और मेरे पिताजी बहुत बड़े भक्त थे द्वारिकाधीश के। इतने सालों से वो घर में भक्ति का वातावरण था। तो मैं भी बाबा साहेब के विचार सुनकर या पढ़कर दंग रह गया कि मैं कैसे मेरे पिताजी को बताऊं कि आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे बुद्ध विचार के या हमारी संस्कृति या हमारे बुद्ध फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। फिर भी मैंने धीरे-धीरे उनको पढ़ाना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया, तो उनको लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। आखिर उन्होंने भी समाज में बताना शुरू किया कि ये हमारी सही विचारधारा क्या है। आखिर हम श्रमण संस्कृति के उपासक हैं, श्रमण संस्कृति के वाहक हैं और भारत में श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति का ही टक्कर रहा है। एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति पर, यानी क्रांति और प्रतिक्रांति की बात बाबा साहेब ने जो बहुत विस्तार से समझाई है। तो ये बात मैंने गाँव तक ले गया और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ये महात्मा फुले है और हमारे समाज के हैं। जो लोग महात्मा फुले को जानते ही नहीं थे, उनके समाज के लोग नहीं जानते थे, वो महात्मा फुले का फोटो देखकर नमन करने लगे और अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे।
और वो बोलने लगे कि हमें भी महात्मा फुले जी को समझाओ। तो ये गाँव में परिवर्तन है। हम चाहते हैं कि बाबा साहेब ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, हमारे समाज को ऊपर, हमारे पढ़े लिखे लोगों ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, वही अगर हर एक व्यक्ति गाँव में जाकर हमारे समाज को समझाने का, इस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करने का अगर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हम भारत को प्रबुद्ध भारत की ओर ले जा सकते हैं और प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए ये काम हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिम्मेदारी से उठाना चाहिए। 5% तो बाबा साहेब ने कहा है, लेकिन जो हकीकत में धम्म अनुयायी है, जो उपासक है, वो इनसे कई गुना ज्यादा आगे जाके बाबा साहेब की ओर, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को समाज में ले जाने का अपना निष्ठावान और प्रामाणिक प्रयास करते हैं। वही प्रयास आज बुद्धदेव की ओर से हो रहा है। मैं कुछ कुछ ही बातें रखूंगा क्योंकि और भी आगे वक्त आगा है। कर्म का जो सिद्धांत है, वो मुझे धम्म के बुद्ध के विचारों में से जो मिला है, जो मैंने पहले गीता के और रामायण के और महाभारत के और ब्राह्मणिज्म के कर्म के सिद्धांत को जो मैं बहुत कठिनाई से मानता था और पालन करवाता था, आज मैं बुद्ध के विचारों को और बुद्ध के कर्म के सिद्धांत को कैसे मानता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे में। मैं खुद की ही बात करूंगा। महाराष्ट्र में जितने भी बुद्धिस्ट है, और जब मुझे मिलते हैं तो मुझे खास नमन करके बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन इसी समय में किया है। बहुत कम लोगों में, बहुत कम परिवारों में ये परिवर्तन मैं देखता हूँ। और अपने घर ने अपने बच्चों को भी अपने इस प्रकार से उस ऊंचाई तक लेके गए। तो नक्सिक धम्म के विचार को, धम्म को हमने आत्मसात किया है, न बल्कि आत्मसात किया है, न हमारे और सीमित रखा है। गाँव में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करने का, लोगों तक पहुंचाने का, लोगों से बात करने का, हमारे आचरण में उनको हमने ला के रखा है। तो इसी से धम्म में जो है कर्म क्या है, कर्म का हमें परिणाम कैसे मिलता है, कर्म सिद्धांत क्या है। तो बुद्ध ने कर्म सिद्धांत को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि जैसे कि बुद्ध एक आश्रम में गए और आश्रम में जाके वो बैठते हैं और आश्रम में बैठे और बाद में दूसरे दिन सुबह में जब चर्चा होती है, तो बुद्ध सुबह सुबह में कहीं ध्यान देने के लिए नदी किनारे बैठे होते हैं और वहाँ वही मुनि वशिष्ठ जो आते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप तो आपके बारे में जाना है कि आप भगवान नहीं हैं, ईश्वर नहीं है, तो ये कैसे संभव है। तो क्या ये यज्ञ है, कर्मकांड है, वो क्रियाकांड है, वो सब क्या, वो सब क्या झूठ है। तो तथागत उनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमाणित करते हैं और कहते हैं कि ये जो नदी है और नदी के सामने जो किनारा है, यहाँ का व्यक्ति अगर सामने किनारे जाने के लिए अगर कहेगा कि मुझे सामने के किनारे जाना है, तो वो क्या करेगा। तो वहां बैठे साधु ने बताया कि वो तैर कर जा सकता है, नदी नाव में है तो नाव से पसार करके जा सकता है, या पानी कम है तो चल के जा सकता है। खुद ने कहा कि वो न नदी से चल कर जाना चाहता है, न नाव से जाना चाहता है और न ही तैर कर जाना चाहता है। और वो कहता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, यज्ञ याग करता हूँ, कर्म कांड करता हूँ, क्रिया कांड करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, विचार बोलता हूँ, और वो सामने का किनारा है जो इस तरफ आ जाए, तो क्या वो संभव है। तब साधु कहते हैं कि वो कतई संभव नहीं है, क्योंकि ये तो पॉसिबल, संभव ही नहीं है, वो प्रकृति के खिलाफ है। तो बुद्ध यही समझाते हैं कि किसी भी चीज को अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार हम उसको जब प्रमाणित नहीं करेंगे, तब तक हम इस किनारे पर ही रहेंगे, जब तक हम अंधश्रद्धा में रहेंगे। तो हमारे विचारों को विवेक के आधार पर, वैज्ञानिक तौर तरीके पर, विवेकशीलता के आधार पर, तर्क के आधार पर किसी भी चीज को परखने के बाद ही हम उस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये सही है या गलत है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं वो आप मान लीजिए, मैं जो बोलता हूं आप सच मान लीजिए। ये बुद्ध ने यही भी कहा कि ना इतने सालों से बात जो चलती आ रही है उसको आप मान लीजिए, ना आपके वडील कहते हैं, ना आपके बुजुर्गों ने कहा है वो मान लीजिए, न शास्त्रों जी में लिखी है वो मान लीजिए। जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर जब तक हम उसको नहीं कसते हैं, तब तक उसको हम सही नहीं मान सकते। क्योंकि हमने आज तक धर्मशास्त्रों को ही प्रमाणित माना है और वो प्रमाण मानकर हम चले हैं। तो इसकी वजह से ही हमारी अधोगति हुई है, क्योंकि किसने क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा, वो हमें आज तक जी पता नहीं है। और जी इसीलिए सर। हर एक शब्द को, हर एक घटना को, हर एक प्रसंग को जब तक हम अपने आंखों से देखकर
उसको अनुभव को प्रमाणित कर हम अगर नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विचार है, वो अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए कुशल और अकुशल 2 कर्म हमारे सामने बुद्ध ने लिखे। कुशल कर्म क्या है और अकुशल कर्म क्या है? जो हमें जी संताप देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, हमें व्यथा देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरे के मार्ग में अवरोधक बनते हैं, दूसरों की प्रगति को अवरोधक बनते हैं, वो सभी जो विचार है वो अकुशल कर्म है। और जो कुशल कर्म ये है कि जो हमें आनंद देते हैं, हमें सुख देते हैं, हमारे कुटुंब को, हमारे समाज को, हमारे देश को उन्नति के राह पर लेके जाते हैं, जो द्वेष विहीन है, जो ईर्षा विहीन है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, और हिंसा से मुक्त होकर हम किसी के दुख को प्रमाणित करने या दुख में से मुक्त करने का जो मार्ग है, वो कुशल कर्म है। तो कुशल और अकुशल कर्म हमारे वचन से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है, और हमारे व्यवहार से भी होता है। अगर हम किसी के प्रति खराब सोचेंगे, तो हमारे मन को सबसे पहले पीड़ा होगी। जी जैसे पहली बार तथागत गौतम बुद्ध अपने घर आए थे, और आने के बाद उनका पहली मुलाकात हुई देवदत्त से। अब हम ये मानते हैं कि बुद्ध के समय में या बुद्ध के साथ जो व्यवहार करने वाले लोग भी क्या सभी परिपूर्ण थे? नहीं। देवदत्त ने हमेशा बुद्ध के साथ, जो अपने चचेरे भाई थे, बुद्ध के साथ हमेशा वैमनस्य द्वेष की भावना रखी। तो पहली जी बार मिलकर, जब मेरा समय हो तो मुझे बोलना जरूर, क्योंकि मैं जी मेरा जी एक प्रोफेसर मिनट साहब, जी सर प्रोफेसर ठीक है, आप वाइंड अप कर दीजिए प्लीज। यस यस यस। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि हमारे जो वेव्स है, जो तरंग है, हमारे जो मन में उठते विचार है, जब तक वो हमें सुखदाई नहीं देंगे, तब तक दूसरों को कभी सुखदाई नहीं दे सकते। वो विचार, जो जो कर्म जो हमें सुख या आनंद नहीं दे सकते, वो दूसरों को कभी आनंद नहीं दे सकते। और धम्मवेव के माध्यम से मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि धम्म के जो विचार है, बुद्ध के जो विचार है, वो पूरी दुनिया को मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। और उनके सिद्धांत पर अगर हम चलेंगे, भंते जी जो भी हमें कहते हैं, वो उसको हम मानकर चलेंगे या हम प्रमाणित कर चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे समाज में हम बहुत ही प्रबुद्ध समाज बनाने की ओर दिशा में बढ़ेंगे, और बाबा साहेब के सपनों को साकार करेंगे। मुझे 2 शब्द बोलने का यह मौका दिया माननीय वीदी जी, और आप ही सभी प्रबुद्ध चिंतक उपासकों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और नमन करता हूँ। सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतिलाल जी। आपने बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत ही विस्तारपूर्वक और थोड़े समय में बताया। आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है पूरी धम्मावेव टीम, आपका तहे दिल से धन्यवाद दी है। और इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे मीनू जी को। मीनू जी जो धम्मावेव की टीम के सदस्य हैं और लुधियाना से जो वो पंजाब में कवरेज करते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो अगला जानकारी है, वीडियो है, वो दर्शकों को दिखाएंगे। मीनू दी। थैंक यू कैंसर। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं, तो उसमें से जो नेक्स्ट ग्रुप की वीडियो है, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी, वैशाली जी, दविंदर चंद्र जी और वामन मेश्राम जी और नरेश खोखर जी हैं, जिन्होंने हमें धम्मा वेव्स की 2nd एनिवर्सरी पर हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजी हैं। तो सर प्लीज प्ले द वीडियोस। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, सबसे पहले तो मैं समस्त धम्मावेव के साथियों को शुभकामनाएं दूंगा कि धम्मावेव को 2 साल कंप्लीट हुए हैं और धम्मावेव तथागत बुद्ध और बाबा साहेब के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया को और कोई चीज बचा सकती है तो वो है बुद्ध का धम्म। और बुद्ध के धम्मों को पूरी दुनिया तक, कोने कोने तक फैलाने के लिए आनंद बाली जी और उनकी पूरी टीम और समस्त धम्मवेव के जो साथी लगे हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर धम्मवेव तथागत बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, बाबा साहेब के विचारधारा को बढ़ाने के लिए इसी तरह आगे काम करता रहेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी साथियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम। Heartiest congratulations to Dhamma Waves for completing 2 glorious years of success. The brilliant team of Dhamma Wave is successful in spreading the message of
Lord Buddha and Dr. Baba Saheb Ambedkar to the community due to your commitment and sincerity. Wishing you all many more years of success and celebrations from Vaishali Dufare and family, Toronto, Canada. जय भीम साथियों, मैं देवेंद्र चंद्र, चीफ एडिटर समाज वीकली, बर्मिंघम यूके से धम्मा वेव्स की पूरी टीम को धम्मा वेव्स की 2nd एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं जो बाबा साहब का मिशन और बौद्ध धर्म की रोशनी पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आशा करता हूं कि ये कार्य आने वाले समय में भी आप जारी रखेंगे। अदारा समाज वीकली आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। जो भी सहयोग बन पाएगा हम आपके साथ हैं। एक बार फिर से धम्मा वेव्स की टीम और उनके पूरे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमो बुद्धा, जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं वामन मेश्राम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का पैट्रॉन हूँ, संरक्षक हूँ और पिछले कई सालों से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा हम देश और दुनिया में काम कर रहे हैं। बुद्धा वेव्स नाम का जो संगठन है वो भी अमेरिका और यूरोप के देशों में अच्छा काम कर रहा है और उस काम को करते हुए लगभग 2 साल हो रहे हैं। तो उनको इस कार्य को करने के लिए मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं कि वो इस काम को और आगे अच्छी तरह से करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू ਸਾਰੇ सर। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਥੀਓ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਮਾ ਵੇਵਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਲगिरह ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। मान व सम्मान के योग्य सभी को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय। मैं नरेश खोखर, उत्तरी जोन सचिव, ऑल इंडिया समता सैनिक दल रजिस्टर्ड। मैं अपनी ओर से जो धम्मा वेव है उसकी पूरी टीम को 2 साल होने पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहता हूं और ऐसे कामना करता हूं कि आगे भी धम्मा वेव की टीम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसी प्रकार धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार व प्रसार करती रहे। एक बार फिर धम्मा वेव की पूरी टीम को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुधाय। थैंक यू सो मच सर। एंड कैन सर प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू मीनू जी। ये जो हमारे गेस्ट थे जिन्होंने हमें शुभकामनाएं दी और धम्मा वेव्स की जो प्रोग्रेस के लिए हमें बधाई दी। सो जो हमारे नेक्स्ट वेनेबल भंते चंद्र कीर्ति जी, डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, वो किसी कारण उन्होंने उनको जाना पड़ा, तो भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी ने भी इसके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। हमें ये बड़ा गर्व होता है कि हमारे जो वेनेबल भिक्षु संघ हैं बहुत ही वेल एजुकेटेड एंड वेरी हाईली क्वालिफाइड होते हैं और जो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें सहयोग देते हैं। डॉक्टर भंते चंद्र कीर्ति जी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर HOD एंड कन्वीनर ऑफ तथागत बुद्ध चेयर सम्राट अशोक शुबर्ती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी शुबर्ती यूनिवर्सिटी में है और मेरठ में रहते हैं और फाउंडर एंड प्रेसिडेंट वुमेन एम्पावरमेंट संघ के ये सदस्य हैं। भंते चंद्र कीर्ति जी बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। इन्होंने PhD इन बुद्धिस्ट स्टडी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से की है और MPhil ऑफ पाली एंड बुद्धिज्म RTM यूनिवर्सिटी नागपुर से की है। ये मास्टर ऑफ हिस्ट्री में भी की है, मास्टर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी
Master of Pali and Prakriti, Master of Dr. Ambedkar Thoughts, Master of Political Science, Master of History, Latin Pali, B.Ed, और मेरा कहने का मतलब है कि जो वेनरेबल भिक्षु डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी हैं, समाज के लिए और बुद्धिज्म के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। हम वेनरेबल डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो हमेशा हमारे धम्मावेश पे आकर जो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और धम्म देशना देते हैं, हम उनके तहे दिल से धन्यवादी हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद बाली जी से कि वो हमें जो अगला कार्यक्रम बताएं। धन्यवाद। जी मनोज जी। थैंक यू बाली साहब एंड परम कैन जी। जैसे कि कैन साहब ने बताया कि पूज्य भंते चंद्र कीर्ति जी हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे, वन ऑफ द मेन स्पीकर्स ही वाज। अनफॉर्चुनेटली बहुत बिजी हैं, भंते जी बहुत बिजी हैं, तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ सके। जो उनका बायोडाटा अभी दिया है कैन साहब ने, बहुत 5 MA किया है, 5 MA किया है बुद्धिस्ट स्टडीज में, पाली या प्रकृति में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, B.Ed किया है, नेट किया। कितने क्वालिफाइड हमारे पूज्य भंते जी, बड़ी खुशी की बात है। आगे आगे हम हमारे जो दूसरे सेकंड गेस्ट स्पीकर है प्रोफेसर डॉक्टर GC कौल जी, तो उनका भी यही नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं उनकी भी। जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रोफेसर डॉक्टर GC कौल साहब, तो हम उनको रूबरू करेंगे। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। प्रोफेसर डॉक्टर GC कौल जो DAV कॉलेज जलंधर से, जो वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उनको वहां से वो रिटायर हुए हैं। हेड ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, उन्होंने वहां सर्व किया है कॉलेज में। वो वहाँ कॉलेज में, DAV कॉलेज में टीचर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी रहे हैं। इसके अलावा वो वीकली रविदास पत्रिका के सब एडिटर भी उन्होंने सेवा की है। He also worked as a secretary of Punjab branch of Indian Scheduled Caste Welfare Association United Kingdom 1978 से 88 तक, और उसमें से बहुत से इस एसोसिएशन के माध्यम से बहुत से लोग यंगस्टर जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स बन चुके हैं अपने डॉक्टर साहब के सपोर्ट से, इनकी गाइडेंस से। इस समय वो जनरल सेक्रेटरी हैं अम्बेडकर भवन ट्रस्ट के, और उनके ट्रस्टी रहे हैं, ट्रस्टी हैं अम्बेडकर भवन ट्रस्ट 1998 से। उनके चेयरमैन रहे हैं 8 साल तक, ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं। He also worked as member of Board of Studies, Syllabus Committee of Undergraduate and Postgraduate Studies in Punjabi, and member faculty of Arts, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ये उनका ब्रीफ बायोडाटा है। जब भी हमारे पास वो ज्वाइन करते हैं, तो हम उनके जो विचार है आपके साथ शेयर करेंगे। तो उनके ना ज्वाइन करके हम क्षमा चाहते हैं सब अपने पासकों से। तो ओवर टू बाली जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्य साहब। थोड़ा नेटवर्क का, क्योंकि जैसे जो प्रोग्राम सारे का सारा लाइव चल रहा है, तो नेटवर्क इशू काफी आ रहा है। तो मैं जैसे आज जो आप हमारे साथ सेलिब्रेशन, जो दम्मावेव की सेकंड सेलिब्रेशन में आप शामिल हुए हैं, पूरी दम्मावेव की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, और हम आभारी रहेंगे आपके कि आप इस दम्मावेव के पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ पंजाब से जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञानशील जी भी हैं हमारे साथ जुड़े, और भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसे सोनू अम्बेडकर जी, हमारे जो लोकल कैनेडियन टोरंटो के रहने वाले राजकुमार ओशोराज जी,
वो भी जुड़े हैं, सबको हम चाहेंगे कि वो भी हमें वेल विशेस दें और अपना मैसेज जरूर दें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्ञानशील जी से 5 मिनट, प्लीज टेक 5 मिनट, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है और समा हम चाहते हैं कि सबको 1-1 2-2 मिनट दिया जाए। और हमारे आदरणीय जो दमावेव के मेंबर्स हैं, धर्मचंद मेहर जी यूके से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, खुशविंदर जी, सारी टीम हमारे साथ है। तो ओवर टू ज्ञानशील जी, प्लीज टेक 5 मिनट एंड गिव योर मैसेज। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਮਾਵੇਵ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਆਨੰਦ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰਮਕੈਂਥ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਹਰਬੰਸ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਓਸ਼ੋਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ 204 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ 78 ਭੰਤੇ ਜੀ ਭਿਕਸ਼ੂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ, ਭੰਤੇ ਜੁਣੀ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੰਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਧੰਮਾਵੇਵ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਧੰਮਾਵੇਵ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਬੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਧੰਮਾਵੇਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਧੰਮਾਵੇਵ ਦਾ। ਨਮੋ बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानशील जी। ये हमारे साथ वेरी जो ग्राउंड लेवल बहुत एक्टिव अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं, हम इनका पूरी धम्मावेव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ही वो धम्मावेव को आगे बढ़ाते जाएं। मकसद सिर्फ यही है कि जानो फिर मानो, मकसद यही है कि हमने कुछ करना है, और मकसद यही है कि हम ये नहीं कहते कि बाबा साहब का सपना था कि भारत को बुद्धमय देश बनाना है। मकसद ये है कि हमारी ड्यूटी है, हम इसको ड्यूटी समझ के हफ्ते के 4 दिन 4 संडे को प्रोग्राम करना, इट्स नॉट इजी, is a lot of effort, lot of time needs to be put in, and पूरी धम्मावेव की टीम हमेशा एक्साइटेड रहती है और प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नए आइडिया who they wanted to introduce next. So Munu ji, take it over please. थैंक यू सर। जैसे कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने बच्चों की परफॉर्मेंस भी रखी है, तो फूलपुर धनास जलंधर जो बोधिसत्व डॉक्टर PR अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमें अपनी परफॉर्मेंस भेजी है। वैसे तो परफॉर्मेंस लाइव ही होती है, बट लाइव के नेटवर्क इशू के कारण या कोई टाइम के कारण कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए हमने बच्चों की वीडियोस पहले ही मंगवा ली थी। नो डाउट कि वो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं और वो देख भी रहे हैं। सर प्लीज प्ले द वीडियो।
फूलपुर धनाल स्कूल जलंधर रहे हैं। मैं नंदिनी सोनटके फगवाड़े से हूँ। हमारे भविष्य रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, मगर बचपन में उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। उन्होंने सुना था कि बम्बई में काम करके बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर जाने के लिए किराए के पैसे कहाँ से आएंगे। उन्होंने सोचा कि रात सोते समय मैं अपनी बुआ के पैसे चुरा के बम्बई चला जाऊंगा। रात को जब सारे सो गए तो धीरे से बालक भीमराव ने अपनी मीराबाई बुआ का बटुआ जेब से निकाल लिया, मगर जब उन्होंने बटुआ खोला तो उसमें कुछ सिक्के ही निकले थे। वो बहुत निराश हुए और शर्मिंदा भी हुए। उनको अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। आगे के लिए ऐसी गलत बातें दिमाग से निकाल के पढ़ने पर पूरा ध्यान दूंगा। इस घटना ने बालक भीमराव की जिंदगी ही बदल दी। आज वो भारत में अब तक सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो हम सब अपने पिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात से सबक सीखना चाहिए कि सारे उल्टे काम छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम बाबा साहेब तो नहीं बन सकते, कम से कम उन्हों की तरह बड़े होके अपने समाज की सेवा कर सके। नामदाय जय भीम।
And sir, take it over, please. ये जो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत जो बाबा साहब के रिलेटेड सॉन्ग था वो पेश किया और उसके साथ डांस किया, क्योंकि हमारे जो यंग जनरेशन है उसको हम साथ जोड़ना चाहते हैं। इसी से हमारा जो मिशन और बढ़ेगा, क्योंकि बाबा साहब कहते थे बच्चियां जो हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर वो मिशन के साथ जुड़ेंगी तो और भी जो मिशन है वो घर घर में पहुंचेगा। मैं इसी के साथ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुजाता जी, जो नागपुर से हमारे टीम के मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो अगला कार्यक्रम है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करें। डॉक्टर सुजाता नागपुर जी से। थैंक यू। Thank you. Namo Buddhaya, Jai Bhim. Vandami, Venerable Bhante Suniti Bhikkhuni. I am very glad to introduce you. In Rome since 2006, preaching Buddhism in a rational way for everyday practice, Ambedkarite way. Preaching Buddhism through classroom and at field too. In Buddhist areas, Dalit Bastis, to OBC communities and Adivasi region. She is Secretary of All India Bhikkhuni Sangha. She has conducted Dhamma lectures, sermons, training and workshop with women, family, children, students in universities. Social welfare hostels, social activities and to prisoners too. Working on training people in robes through Samneri camps. She is representing Indian Ambedkarite Buddhism at various international platforms. Educating people about importance of academic education as well as Dhamma in life, even during the lockdown period amid COVID-19 pandemic. Dr. Sujata is also having माफी चाहते हैं, या हाँ जी look like network issue. जी, उनका लगता है नेटवर्क इशू है, क्योंकि पहले भी वो हमारे साथ थे और नेटवर्क की वजह से उनको। जी, गो है। जी so Okay, you know क्योंकि लाइव में Yeah. ऐसा होता है। Now I'm Okay. Educating people about importance of academic education. Then, before taking roles, she was a lawyer, BSc LLM, who practiced in Mumbai and has worked as a legal trainer at national level with various organizations over a period of about 20 years. So please give us your precious speech and most welcome, Venerable Bhante Suriti Bhikkhuni. Dr. Sujata, I think Venerable also sent a message. She's also having a network issue. So I may request you to please introduce your next speaker, next guest speaker you have on your list. So please go ahead. So, Yeah. Wait a minute. Now I introduce Dr. R.K. Sakhu, and it's my great pleasure to introduce him. He is currently a professor with the Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, Varanasi, India. Previously, he was a faculty member at Government Engineering College, Rewa, Birla Institute of Technology and Science, Rajasthan, Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences, Allahabad, India, and University Institute of Technology, Rajiv Gandhi. Sorry again, Dr. Sujata ji, freeze because of internet. So I think I will request Professor R.K. Sketh ji, please, you can start your views. Professor R.K. Sketh ji, please unmute yourself. Yeah. Yes. Now I am audible. Sorry, Yeah. I don't know. Here is a problem. Okay. Yeah, Now I I continue understand. the introduction of Dr. R.K. Sakhu. Okay.
Rajiv Gandhi University of Technology, Bhopal, he has provided his industrial services to Electrical Safety Division of the MP, Electricity Board, Government of Madhya Pradesh, Ujjain Division, India, as an electrical safety engineer. He has more than 20 years of academic, industrial, and research experience. He is the author, co-author of approximately 160 scientific articles, books, chapters, and research paper in index international journals and prestigious conference proceedings. He has supervised 12 PhD research scholars and 50 MTech students. He has delivered many technical talks and honored as a resource person of the power system reliabilities engineering. He has delivered as an academic and research lecture. He has delivered his academic and research lectures, World Academic of Science, Engineering and Technology, Paris, then International Theravada University, Myanmar, then Thammasat University, Bangkok, then Tokyo City University, Tokyo, Japan. He has visited many countries, including France, Nepal, Myanmar, Thailand, and Japan. His research interests include reliability engineering, electrical machine and drives, power system reliabilities, enhancement of industrial components and system, and reliability aspect in renewable energy system. Professor Saket is a fellow of Institution of Engineering, senior member of IEE, member USA, then UK, and life member of the Indian Society for Technical Education, New Delhi. He is an associate editor of IET, Renewable Power Generation, UK, IET Electrical System in Transportation, UK, and IEEE SS, USA. He is an editorial board member of General Electrical System, France, and Engineering, Technology, and Applied Science Research, Greece. I think again, our network problem. So let's go to Doctor. Please go ahead and deliver your message. Thank you, Professor. Okay, wait a minute. It's most important evidence I want to share all of you. That's me, Honorable President of the India at Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Especially, he has received many awards, honor, and recognition for academic and research contribution. Especially Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, Design Impact Award 2018 by Padma Vibhushan Ratna Tata and Mumbai, India, and Nehru Encouragement Award 1988 and 1919 by the Honorable Chief Minister of MP State Government, Bhopal, India. Extremely sorry for my network issue. That's why very fluently introduce yourself. But sir, your introduction is too good. So please give us a very precious knowledge of you. Thank you very much, Dr. Namo Karuna Sheetal Hridayang Panya Pajot Vihat Moh Tamang Sadara Maran Lok Gurung Bande Sugtang Gati Vimutang Buddhopi Buddha Bhavan Havitwa Cheve Sachi Katwacha Yang Upagato Gatamalang Bande Tanganuttar Dhammang Sugtas or Sanang Puttanang Marasen Mathananang Athannapi Samuhang Sirtha Bande Arya Sanghang यानी जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिनका प्रज्ञान मोह रूपी अंधकार से मुक्त चांचल्यवान है, जो देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं तथा जो संसार के आवागमन एवं सांसारिक मोह से मुक्त हैं, विश्वगुरु शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध की वंदना करते हैं, विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ की वंदना करते हैं, नमन करते हैं।
धम्मा वेब्स के द्वितीय स्थापना दिवस के इस पावन संध्या को मैं सर्वप्रथम विश्वगुरु शाक्यमुनि तथागत गौतम बुद्ध, विश्व के महानतम सम्राट देवानंद प्रिय प्रियदर्शी अशोक महान एवं बुद्ध भूमि भारत में बुद्ध धम्म संघ एवं सम्राट अशोक को पुनर्जीवित करने वाले महामानव परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब अंबेडकर को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। परम पूज्य भिक्षु संघ, उपस्थित देश विदेश के धम्म स्तंभ साथियों, आज मैं पुण्यवान हूं कि अंतर्राष्ट्रीय धम्मा वेब के द्वितीय स्थापना दिवस के पुनीत अवसर पर मुझे अपने ख्यालात रखने के लिए आप लोगों ने धम्म अवसर दिया है। सभी श्रोताओं को भी मैं आभार देना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे से आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके हम सभी के धम्म वचनों को सुनने के लिए जो असाध्य संयम किया है, इसके लिए हम विश्वव्यापी बुद्ध धम्म संघ की ओर से साधुवाद देते हैं। मैं साधुवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं धम्मा वेब्स के सम्मानित पदाधिकारियों को, विशेष तौर से धम्म स्तंभ उपासक हरवंशलाल विरदी जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पे अपने ख्यालात रखने के लिए आमंत्रित किया एवं शुभ अवसर प्रदान किया। जैसा कि आदरणीय मैम ने हमारे बारे में थोड़ा परिचय दिया है, जैसा कि मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और साइंस का विद्यार्थी रहा हूं और आचार्य हूं, प्रोफेसर। मेरी कोई भी मौलिक शिक्षा पुरातत्व, भारतीय इतिहास एवं धर्म पर नहीं है, फिर भी देश विदेश के गणमान्य उपासक उपासिकाओं, विश्व स्तर के भिक्षुओं के संग रहकर हमने जो धम्म को सीखा, वह मैं देश विदेश में जब मैं इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस के लिए जाता हूं तो अपनी कॉन्फ्रेंस पूरी करने के बाद मैं धम्म मित्रों को तलाशता हूं, बुद्ध विहारों की धम्म यात्रा करता हूं और अपने अनुभव को मैं उनके बीच में शेयर करता हूं। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आगामी महीने फरवरी में 18 फरवरी से लगभग 28 फरवरी तक मैं लंदन की यात्रा पर आऊंगा। भारत सरकार की ओर से एक ब्रुनेल यूनिवर्सिटी न्यूटन हॉल में कॉन्फ्रेंस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर अपने ख्यालात, अपने इनोवेशंस, अपने रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए आएंगे। उस समय हम कोशिश करेंगे कि लंदन के सभी धम्म मित्रों से मैं मुलाकात करूं और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा पवित्र किए गए सभी स्थलों को मैं देख सकूं और वहां पर जाकर माथा टेक सकूं। जो मैंने धम्म को सीखा उस पर मैं थोड़ा अपने ख्यालात को रखना चाहूं। आज जो 21वीं सदी में जिस बुद्ध धम्म संघ की आवश्यकता है वह यह है कि जो लगभग 2600 वर्ष पूर्व विश्वगुरु शास्त्रा शाक्यमुनि बुद्ध द्वारा जो भाषित किया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है, जो बताया गया है, जो हमारे त्रिपिटक साहित्य में उसका विवरण मिलता है प्यूरिफाइड फॉर्म में, उन्हें मनोसात करना, जीवन में उतारना, उनका प्रयोग करना, क्योंकि ऐसा हम लोगों को सुनने में मिलता है कि बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक धम्म है और शास्त्रा शाक्यमुनि बुद्ध विश्व के सबसे बड़े प्रथम वैज्ञानिक, जिनकी एक एक शब्द, एक एक विचार, एक एक प्रयोग विज्ञान सम्मत और प्रकृति सम्मत है। वह क्या है, इस पर हम लोगों को विश्व स्तर पर काम करना चाहिए।
और ये काम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा। सीखने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रोफेसर है जो 3+2=5 नहीं जानता, तो इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ा सकता है। What is the statement of Newton's law? What is the statement of Faraday's law? He cannot explain. इसी प्रकार धम्म में है, धम्म को पहले सीखना पड़ेगा और इसके बाद में जन सामान्य तक शास्त्र बुद्धि की बातों को पहुंचाना होगा। विशेषकर हमारे देश में, भारतवर्ष में एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो भिक्षु लोग हैं वो प्रशिक्षित नहीं है पूर्ण रूप से। साथ ही साथ जो हमारे उपासक उपासिकाएं हैं वो बुद्ध धम्म संघ की बात तो करते हैं, शास्त्रा बुद्ध के मिशन की बात तो करते हैं, सम्राट देवानंद प्रिय प्रियदर्शी अशोक महान की बात तो करते हैं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब अम्बेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं। उनको पहले सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद में उन्हें लोगों को बताना पड़ेगा। जैसा कि शास्त्रा बुद्ध ने कहा था कि जो प्रशिक्षक है, धम्म का जो विवेचन करता है, जो लेक्चरर है, जो व्याख्याता है, जो उद्बोधक है, जो प्रबोधक है, वो प्रशिक्षित होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए। इस पर उन्होंने श्रावस्ती के जेतवन विहार में एक बहुत अच्छा प्रबोधन किया था। क्योंकि समय कम है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। दूसरी बात, वह धम्म जो देवानंद प्रिय प्रियदर्शी अशोक महान द्वारा पोषित किया गया है। जम्बूद्वीप भारत में शास्ता शाक्यमुनि बुद्ध ने 84,000 स्कंद बोला है, गाथा बोला है, प्रवचन किया है। उसकी याद में देवानंद प्रिय प्रियदर्शी अशोक महान ने जम्बूद्वीप भारत के कोने कोने में बुद्ध विहारों, चैत स्थलों, स्तूपों का भंडार खड़ा कर दिया है। साथियों, हम लोगों को धम्म की प्रेरणा कब मिलेगी? जब इन पवित्र जगहों को स्वयं जाकर के धम्म यात्रा के माध्यम से जाकर के देखें, मनन करें, मनोशात करें और इसके बाद में अनुभूति करें, धम्म अनुभूति करें कि देवानंद प्रिय प्रियदर्शी अशोक महान, जिसने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भारतवर्ष यानी जम्बूद्वीप का मुकुट नहीं दिया, उन्होंने बुद्ध का भिक्षा पात्र दिया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को 32 साल की उम्र में श्रीलंका, जिसे श्रीलंका कहते हैं, सिंघल द्वीप कहते हैं, वहां धम्म के काम के लिए भेजा। और इसलिए भेजा कि एक बार उन्होंने अपने धम्म गुरु मोगली पुत्र तीर्थ से पूछा कि भंते भरंत हमें बताइए कि मैंने देश में 84,000 चैत स्तूपों का निर्माण करा दिया, तो क्या मैं दायाद बन सका हूं? धम्म में 2 चीजें होती है। जैसे हम लोग डिग्रियां बहुत सारी किए हैं, तो ऐसे धम्म पे 2 डिग्रियां होती है। कोई उपासक उपासिका दायक बन सकता है या कि दायाद बन सकता है। दायाद कुछ और होता है, वो मैं बताना चाहूंगा। हमारे पूज्य भिक्षु संघ के प्रबुद्ध भिक्षु भिक्षुणी लोग उपस्थित हैं, उन्हें पता है, फिर भी मैं 2 मिनट में बताना चाहूंगा। मोगली पुत्र तीर्थ ने कहा कि सम्राट अशोक, आप जम्बूद्वीप भारत के महान शहंशाह हो सकते हैं, आप कलिंग लड़ाई के बहुत बड़े विजेता हो सकते हैं, धम्म के बहुत बड़े दायक हो सकते हैं, लेकिन आप दायाद नहीं बने अभी तक। तो उन्होंने कहा, भंते हमें बताएं कि दायाद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहे, जब तक इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक दुनिया में हवा, पानी और ऑक्सीजन रहे, तब तक विश्व के कोने कोने में बुद्ध धम्म संघ जीवंत रहे। मोगली पुत्र तीर्थ ने कहा, महाराज, जो उपासक अपने सगे पुत्र पुत्री को संघ में दान कर देता है, उसे प्रवचित कर देता है, उसे शाक्यमुनि बुद्ध का जीवन धारण करा देता है, तब वह दायाद बनता है। सम्राट अशोक ने कहा, ये कैसे संभव है? पूज्य भंते जी, कैसे संभव है? जम्बूद्वीप भारत की शासन सत्ता और धम्म स्थापित करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, और वो जिम्मेदारी अपने उत्तराधिकारी को हम देके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक सूर्य और चांद रहें, तब तक ये धम्म इस दुनिया में जीवंत रहे।
इस घटना, इस परिचर्चा, इस धम्म चर्चा, इस धम्म देशना की बात उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा सुन रहे थे। जब धम्म की तीसरी संगीति हुई थी उस समय इन लोगों ने प्रवचन ग्रहण किया। महेंद्र आते हैं, बोलते हैं महाराजा धीराज, आप एक पिता नहीं है, एक जम्बूद्वीप भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जीवन धारण करके मैं धम्म का काम करना चाहता हूं ताकि आप दायाद बन सके और इस दुनिया को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। सम्राट अशोक ने कहा कि युवराज महेंद्र, ऐसे कैसे संभव है? बोले ऐसा ही होगा, और मैंने प्रण लिया है कि मैं अपने पिताजी महाराज को दायाद बनाने के लिए मैं भिक्षु जीवन जीऊंगा, क्योंकि शास्ता बुद्ध ने कहा है कि यदि एक राजा मर जाता है, एक राजा की मृत्यु हो जाती है, तो राज सिंहासन और मुकुट खाली नहीं रहता है। एक लंबी कहानी आप लोग जानते हैं, वो श्रीलंका जाते हैं, वहां के राजा तिस्य को प्रवज्जित करते हैं। एक लंबी कहानी के बाद में वहां की रानियों ने, राजकुमारियों ने कहा कि मुझे भी धम्म का लाभ मिलना चाहिए। तो महेंद्र भिक्खु के पास जाते हैं, बोलते हैं राजकुमारियों को भी प्रवचित कीजिए। महेंद्र ने कहा हमारे धम्म की ऐसी व्यवस्था नहीं है, नारियों को दीक्षा कोई भिक्षुणी ही दे सकती है। तो राजा ने कहा कैसे संभव है? ये महाराजा धीराज सम्राट अशोक को संदेशा भेजा जाए। जब संदेशा भेजा जाता तो फिर से वही चर्चा होती राजमहल में। तो संघमित्रा तैयार होती, महाराजा धीराज आप पिता के रूप में मत सोचिए, आप धम्म राजा के रूप में सोचिए, धम्म शासक के रूप में सोचिए, आप धम्म सम्राट के रूप में सोचिए। मैं श्रीलंका जाकर के वहां की रानियों को धम्म दीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और साथियों, मुझे बताते हुए गर्व होता है, हमारे प्रवचन देश दुनिया में हमेशा होते रहते हैं, ये मेरा पहला मौका है कि आप लोगों के बीच में हमारे ख्यालात रखने का मौका मिला है। नंगे पैर वो लड़की, राजमहलों में रहने वाली लड़की नंगे पैर श्रीलंका जाती है, और इतना ही नहीं, बोध गया से पीपल की एक डाली लेकर जाती है और जाकर के श्रीलंका में अनुराधापुरम में लगाती है। वो पीपल का पौधा आज भी है। और भारतवर्ष में आप जब आते हैं, माननीय हरबंसलाल बिरदी जी आते हैं तो उनकी धम्म यात्रा होती रहती है। जहां जहां आप जाएंगे, बोध गया जाएंगे, लुम्बिनी जाएंगे, सारनाथ जाएंगे, कपिल वस्तु जाएंगे, वहां पर जितने पीपल के पेड़ लगे हैं, तो संघमित्रा बोधि वृक्ष है, अनुराधापुरम श्रीलंका की डालियां हैं जो बोध गया से लंका गई थी और लंका से भारतवर्ष आई है। काश संघमित्रा यदि हमारी बहन, हमारी बेटी भिक्षुणी नहीं होती, राजमहलों की सुख सुविधाओं को त्याग नहीं करती, तो क्या आज हमारा बोधि वृक्ष जिंदा रहता? और श्रीलंका से ही सारी जगह में धम्म गया है। हमारे भिक्षुणी सम्मानित भिक्षुणी हैं, उन्हें पता है कि संघमित्रा के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। वही भिक्षुणी संघ आज दुनिया में जीवंत है, जीवित है साथियों। इसलिए हम नमन करते हैं सभी धम्म के स्तंभ साथियों का, जो अपनी ऑफिशियल जो ड्यूटी है, जो देश विदेश में फैले हुए हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। वो कीमती समय निकाल करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके धम्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, मैं 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो गया है। परम पूज्य बाबा साहिब अम्बेडकर यदि ना होते तो बुद्ध 7 फीट नीचे जमीन पर दफन पड़े रहते। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट अशोक मर गया होता, दफन हो गया होता। ये तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने 1956 को परम पुनीत पावन जगह नागपुर में उन्होंने धम्म का पुनरानुवर्तन किया। और साथियों, जो धम्म की तीसरी बात है, जो बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा 1956 में जो धम्म को पुनर्परिभाषित किया है, डेफिनेशन दी गई है, रीडिफाइंड किया गया है, उस धम्म पे काम करना होगा। इसलिए मैंने 3 बातें बताई। बुद्ध द्वारा भाषित, व्हाटएवर एक्सप्लेन्ड बाय शाक्यमुनि बुद्धा, और दूसरा सम्राट अशोक द्वारा जो पोषित किया गया है, तन मन धन लगा करके जिसे जिंदा रखा गया है आज तक। और तीसरा जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्परिभाषित किया है। डॉक्टर अम्बेडकर हैज रीडिफाइंड धम्मा, व्हाटएवर गिवन बाय शाक्यमुनि बुद्धा। इसे जानने की जरूरत है साथियों। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए
हम लोगों को सतर्क रह करके काम करना होगा। हमारी बहुत सारी पुस्तकें हैं और मैं माननीय बिरदी जी से निवेदन करूंगा कि उसका पंजाबी में अनुवाद कराया जाए और वो किताबें आज के 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में धर्म को कैसे समाज पे स्थापित किया जा सकता है और साइंटिफिकली मैंने उन पुस्तकों को लिखा है साथियों। बाबा साहिब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा उपवन लगाया, बगीचा लगाया, किसका? समता, स्वतंत्रता, बंधुता का। साथियों, कभी कभी दुख होता है, भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मतलब 75 साल पूरे हो गए किसके? आजादी के। 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। आप बताइए, मैं आप सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के सामने एक प्रश्न करना चाहता हूं। 1947 की आजादी के पहले और 1950 की गणतंत्रता के पहले, मतलब जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके पहले हमारे आपके बहू, बेटी और मां के हाथ का पानी नहीं पिया जाता था, आपको छुआ नहीं जाता था, आपको समांतर में बैठाया नहीं जाता था। आपका बेटा IAS, IPS, CM, DM, PM, SP, कलेक्टर, वैज्ञानिक कुछ भी हो जाए, देश दुनिया में कहीं भी अपने परचम लहरा के आ जाए, लेकिन आज भी उतना ही दलित, पतित और अछूत है जितना आजादी और गणतंत्रता के पहले था। हमारे मित्र लोग दुनिया के कोने कोने फैले हुए हैं। जब कभी साल 2 साल बाद अपने गांव पे आते हैं तो गांव पे जाकर के उन बस्तियों में चले जाएं, जिन बस्तियों में आज से 50-60 साल पहले जो व्यवहार होता था आज वही होगा, तनी परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर साथियों, मेरा प्रश्न है, मैं साइंटिफिकली में क्वेश्चन करता हूं, फिर आजादी और गणतंत्रता किस चीज से मिली है समाज को? किस चीज से हम आजाद हुए हैं? कौन सी गणतंत्रता, कौन सा प्रजातंत्र? साथियों, बाबा साहिब अम्बेडकर ने एक उपवन लगाया, एक बगीचा लगाया, धम्म का, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का, आरक्षण का, आपकी भागीदारी का, और 75-72 साल बाद उसमें उस उपवन में आग लगा दी गई। एक छोटी सी कहानी, इसके बाद अपनी बात को हम विराम देंगे। ये कहानी हम समर्पित करेंगे धम्मा वेब्स के हमारे जो जानबाज साथीगण हैं, विशेषकर हरबंस लाल बिरदी जी हमारे उपासक जी हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी मैं सुनाऊंगा, इसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। बाबा साहिब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से सुंदर उपवन लगाए, बगीचा लगाया, बागान लगाया, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और समता का अवसर, जिसमें आरक्षण है। आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 21 पढ़िए, 17 पढ़िए, 19 पढ़िए, 32 पढ़िए, 27 पढ़िए, आर्टिकल 21 पढ़िए, ये सारी चीजें समाज में बताना पड़ेगा क्या है। साथियों, 75 साल बाद उस बगीचे पे जब वो पेड़ तैयार हुए, फूल देने लगे, फूल की खुशबू आने लगी, उनमें फल लगने लगे, उस बाबा साहेब के तपस्या का, मेहनत का जो फल उनके समाज के मासूम बच्चों को, हमारे जैसे बच्चों को, आप जैसे बेटों को मिलने लगा, आप जैसी बेटियों को मिलने लगा, उस वन में आग लगा दी गई, जलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, क्या होता है जब आग लगती है जंगल में, तो वहां पर शेर, चीता, हाथी, बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब जंगल में आग लग जाती है तो शेर भाग देता है, गेंडा भाग देता है, हाथी भाग देता है, जान बचाना पड़ेगा, आग लग गई तो ना। उपवन है, जंगल है, लकड़ियां हैं। तो क्या होता है, वहीं पर एक चिड़िया रहती, बहुत मार्मिक कहानी, प्लीज सुने। एक छोटी चिड़िया होती, भारत में उसको बया चिड़िया बोलते हैं, जो भारत से जुड़े लोग होंगे उसको जानते हो। बया चिड़िया इतना छोटी होती, जो घोंसला बनाती पेड़ में, बहुत बड़ी टेक्नोक्रेट होती, बहुत बड़ी इंजीनियर होती है। जब पहली क्लास हम लोग डिलीवर करते हैं, हम टेक PhD का, तो वी स्टार्ट फ्रॉम बया चिड़िया। वो बहुत बड़ी इंजीनियर होती है दुनिया की। वो एक घोंसला बना रखी थी पेड़ पे, वहां पर भी आग की लपट आ गई। क्या था कि उसमें उसके बच्चे रखे हुए थे, अंडे रखे हुए थे। तो उसने सोचा कि बगल में जो झरना है, छोटी सी नदी है, पहाड़ में नदियां भी छोटी छोटी होती है, तो पानी बह रहा था। उसने सोचा कि हम चोंच में पानी लाकर इस आग पे डालें और आग को बुझाने का काम करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी लाकर और आग पे डालने का काम करती है। कौन सा आग? जो बाबा साहिब अम्बेडकर द्वारा लगाया गया उपवन था, जिसका फल और खुशबू हम आप तक पहुंची थी, वो धू धू करके जलने लगा। हाथी भाग देता है, गेंडा भाग देता है, शेर भाग देता है। दौड़ते हुए शेर का ग्रुप आता साथियों। तो शेर बोलता, बया चिड़िया, बया बहन, भागो, जान बचाओ, आग लग गई है। तो बया चिड़िया ने कहा, नहीं भाई साहब, हम भागेंगे नहीं, हम इस जंगल की आग बुझाएंगे। तो शेर बोलते हैं, क्या तुम आग
बुझा लोगी? तो बया चिड़िया बोलती नहीं नहीं, मुझे पता है इस जंगल की आग नहीं बुझा सकती, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। ये कहानी माननीय हरवंशराज बिरजू जी को डेडिकेटेड है। इसके बाद में शेर भाग देता है, इसके बाद में गेना आता, गेना भी होते हैं ना, गेना भी यही कहता है बया चिड़िया भाग चलो, जान बचाओ। तो बोली नहीं, मुझे जंगल की आग बुझा। तो बोली क्यों जान देने को तैयार हो? ये आग नहीं बुझेगी, ये आग तुम्हारे विरोधियों द्वारा लगा दी गई है। उसने कहा फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि शास्ता बुद्ध द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा, छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा तो उपवन लगाया गया, बगीचा लगाया गया है। अपने जिंदा जी हम इसको चलते हुए नहीं देखना, आग को बुझा के रहे। इसके बाद हाथी का झुंड आता है। हाथिया हमेशा झुंड में चलता, साथी ग्रुप में चलता, समूह में चलता। और जो गजराज था, हाथी का जो मालिक होता, जो ताकतवर होता है, तो आगे आगे चलता। गजराज पूछते हैं, बस 1 मिनट की कहानी। गजराज पूछते हैं चिड़िया बहन, बाया चिड़िया बहन क्या कर रही हो? बोलती भाई साहब हम इस जंगल की आग को क्यों बुझा रही हो? ये हमारे पूर्वजों द्वारा बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष के बाद में ये जो उपवन लगाया गया है, विरोधी ने इसको चलाने का प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हम जिंदा रहेंगे इसको हम जलने नहीं देंगे। हाथी बोलता है क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इस जंगल की आग बुझा लोगे? तो चिड़िया बोलती है भाई साहब मुझे पता है इस जंगल की आग कभी नहीं बुझेगी, लेकिन कमास का नमक हमने खाया है। बाबा साहिब अम्बेडकर के द्वारा लगाए उपवन का हमने फल खाया है, उसके फूल की खुशबू हमने लिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है, ये बेसिक राइट है मेरा, इसको हम बुझा कर रहेंगे। तो एक और हाथी पूछता है कि अरे भाग चलो यार, तुम्हारे बच्चे रखे हैं, तुम बने रहोगे, तुम्हारा हस्बैंड बना रहेगा, दूसरा बच्चा हो जाएगा। बोले नो नेवर। बोले आखिर तुम जान देने में क्यों लगी हो? दिस इज द कंक्लूडिंग रिमार्क, ध्यान से सुने। बया चिड़िया बोलती है हाथी भाई साहब मुझे पता है इस जंगल की आग कभी नहीं बुझ सकती, लेकिन मैं इसलिए प्रयास कर रही हूं कि जिस दिन इस जंगल की आग की भयानकता का, जिस दिन हमारे विरोधियों के द्वारा इस उपवन को जलाने का जिक्र किया जाएगा, जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस भयानकता का जिक्र होगा आने वाली पीढ़ी में, उस दिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए दिस इज स्मॉल स्टोरी इज डेडिकेटेड टू ऑल द renowned person of Dhamma Base and especially to श्री हरवंशराज बिरजू। मैं अंत में फिर से आप सभी लोगों को साधुवाद देते हुए मैं गुजारिश करूंगा जब कभी मुझे याद करेंगे तो मैं आपके बीच में आऊंगा, और विशेषकर लंदन के साथियों से मैं मिलने के लिए मैं लालायित हूं। और 18 या कि 19 फरवरी को मैं लंदन पहुंचूंगा, और इसके बाद में 4 दिन मेरी कॉन्फ्रेंस है, 21, 2, 3 और 4, और इसके बाद में हम खाली रहेंगे। तो आप सभी लोगों से हम मुलाकात करेंगे। शास्ता बुद्ध की बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्ध अनुशासनं। एक बार शास्ता बुद्ध से लोगों ने कहा कि शास्ता बुद्ध आप कम से कम शब्दों में बताइए कि धम्म क्या है। उन्होंने कहा सब पापस अकरण, सभी प्रकार के पापों का न करना। उन्होंने कहा पाप क्या है, हम कैसे जानेंगे क्या पाप है? उन्होंने डिफाइन किया, यदि कोई विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने जाता लेकिन पढ़ता नहीं है तो पाप कर रहा है। कोई किसान खेत में काम कर रहा, खेत में समय पर पानी नहीं दे रहा, जरा टाइम का प्लीज थोड़ा सा, या तो इसका मतलब पाप कर रहा है। तो उन्होंने कहा सब पाप से करना, सही प्रकार के पाप का न करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचय करना। कुशल कर्म क्या है? अच्छे कर्म जिसके द्वारा आपका फ्यूचर बने। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। चित्त को परिशुद्ध रखना, ये बुद्ध का शासन है। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।